अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम लोगों ने डिसाइड किया था हम बेसिक एग्जाम्पल से कंसोलिडेशन के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहला सवाल, और मैं एक एक बात आपको समझाता जाऊंगा, नोट मेरे साथ ना कीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लूं तो मैं आपको टाइम इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, फिर आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे सवाल को आपने मेरे साथ अटेम्प्ट करना है, समझना है कि इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। हो सकता है इंशाल्लाह, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा कि वो क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 12 से। सबसे पहले जब भी किसी भी रिपोर्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, आपका काम होगा सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप डाटे को सॉर्ट करना शुरू कर दें। रिक्वायरमेंट में यह है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपने, और इस डेट पे बनानी है। जिस डेट पे बनानी है उस डेट को कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 बातों पर मुश्तमिल होती है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखूंगा पूरी बातें, लेकिन आज नहीं लिख रहा हूं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बातें होंगी? 5। एक 6th वन भी आती है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर। 5 है। फर्स्ट वन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है, सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है एज एट। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एक खास डेट पे बनती है, बल्कि इसको कहते हैं खास वक्त में बनती है, ये खास डेट पे बनती है। इसके लिए वर्ड बोला जाता था स्नैपशॉट। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, हम अगर किसी की तस्वीर लेना चाहते हैं, वो बॉडी या वो पर्सन तो मुसलसल मूव कर रहा होता है। जब हम उसकी पिक्चर ले रहे होते हैं तो उसे कहते हैं 1 मिनट ठहरो, हिलना नहीं है। कंपनी से भी कह रहे हैं, कंपनी बार बार अपनी ट्रांजैक्शन किए जा रही है, किसी को पेमेंट कर रही है, किसी से पेमेंट रिसीव कर रही है, कंपनी की ट्रांजैक्शन रेवेन्यू की हो रही है, परचेजेस की हो रही है, रुक ही नहीं रही। हम कंपनी को कहते हैं 1 मिनट, और उसकी जो तस्वीर लेते हैं उस तस्वीर को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या उसको कहते हैं बैलेंस शीट। वो एक लम्हे की इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 31 दिसंबर में जो बैंक का बैलेंस है, क्या 1 जनवरी अगले दिन क्लोजिंग में वही बैलेंस होगा? तो चेंज हो गया। इसका मतलब है चेंजेस तो मुसलसल आ रही है। तो वो इंफॉर्मेशन एक खास टाइम पे, खास डेट पे है, सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। बाकी हर स्टेटमेंट के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, एक्सेप्ट SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जिस डेट पे SOFP बने उस डेट को कहते हैं रिपोर्टिंग डेट, या इसके लिए वर्ड यूज किया जाता था बैलेंस शीट डेट। अब तो वो ऑब्सोलीट हो गया वर्ड, तो अब क्या वर्ड यूज किया जाता है? रिपोर्टिंग डेट। बात क्लियर हो गई बच्चे? तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, डेट भी मेंशन है 31 दिसंबर 2001 या 20x1। अब स्टार्ट करते हैं, डाटा पढ़ते हैं। पार्क लिमिटेड PL
एक्वायर्ड, तो पीएल क्या हुआ? शाबाश, पहला स्टेप है ना ये, हु इज द एक्वायरर। अच्छा, कितने परसेंट कंट्रोल एक्वायर किया? अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं एनसीआई का पोर्शन कितना होगा? मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा, स्कैन लिमिटेड एसएल कौन हुई? शाबाश। और ये डेट है 1 जनवरी 2001 पे खरीदा। ये कौन सी डेट है? एक्सीलेंट, एक्विजिशन डेट। स्टेप 2 हो गया। 4 रुपीज 2,30,000, ये कौन सी अमाउंट है? एक्सीलेंट। कौन सी अमाउंट है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटेन अर्निंग एसएल का कितना बच्चे बैलेंस मौजूद है? एट दैट डेट। इसको क्या बोलते हैं? इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? शाबाश, ये है प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं, आप कहेंगे द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग के बैलेंस को प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कहा जाता है। अच्छा बच्चे, इट इज पीएल्स पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। ये तो इंफॉर्मेशन है, अगर फेयर वैल्यू होती तो फिर हमारे लिए कोई एडिशनल काम था, ये तो बताया है उसने, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पीएल की और एसएल की। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन है पीएल की। पीएल कौन है? पेरेंट। और एसएल कौन है? सब्सिडरी। अब आप मुझे बताइएगा, इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को इलिमिनेट करना है अगेंस्ट द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। याद है ना आपको, ये आपस में क्या हो जाना है? इलिमिनेट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, अदर एसेट लाइक आइटम्स क्या कर देंगे? ऐड। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट करना है? एक्सीलेंट। शेयर प्रीमियम जस्ट किसका रिपोर्ट करना है? पेरेंट का। रिटेन अर्निंग के लिए हम सीआरई का अकाउंट बनाएंगे और इसके साथ ही साथ किसका अकाउंट बनेगा? एनसीआई का। कोई दिक्कत? और सबसे लास्ट पे करंट लायबिलिटीज कौन सी आइटम्स है? लाइक आइटम्स। लाइक आइटम्स को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। डाटा पूरा पढ़ लिया, अब स्टार्ट करना है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, आपने इसका फॉर्मेट बनाना। पीएल ग्रुप बनाने क्या लगे हैं बच्चे हम? शाबाश, एक्सीलेंट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट बच्चे, एज एट दिसंबर 31, 20x1। अच्छा बच्चे, आप मुझे एक बात बताइएगा, क्वेश्चन किस डिनोमिनेशन में मौजूद है? आपने आंसर भी किस में प्रोड्यूस करना है? इसी में, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। क्या मतलब हुआ? अगर एग्जामिनर खुद कह दे कि आपने आंसर रुपीज इन थाउजेंड्स में देना है, तो फिर आपको आंसर किस में देना होगा? रुपीज इन थाउजेंड्स, अदरवाइज रुपीज में। अगर एग्जामिनर कहते हैं आंसर आपको रुपीज इन मिलियन में देना है, तो फिर रुपीज इन मिलियन। अदरवाइज जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा उसी डिनोमिनेशन में आपने आंसर भी करना। अच्छा, एक और बात का भी ख्याल रखिएगा, जिस डिनोमिनेशन में आंसर प्रोड्यूस करें उसी में वर्किंग भी कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। वर्किंग करते हुए आप रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा लेंगे, वही उठा के यहाँ पे लिख देंगे, गलती हो जाएगी। तो जिसमें आंसर प्रोड्यूस करना है उसी में वर्किंग करके आइएगा ताकि गलती ना हो सके। बच्चे, सबसे पहला
एसेट्स, एसेट्स के लिए बच्चे गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन हम करते हैं वर्किंग नंबर 2, शाबाश बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद बच्चे अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट को तो हमने इलिमिनेट कर देना है ना, तो उसको तो नहीं लिखेंगे, एक एक लाइन आपने स्किप करके लिखना है, रूटीन बना ले अपनी, आपने एक लाइन स्किप करनी ही करनी है हर सूरत। इसके बाद बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अच्छा बच्चे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट करना बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चे शेयर प्रीमियम, वो भी बच्चे किसका रिपोर्ट करना है, पेरेंट का। देन बच्चे कंसोलिडेटेड, अच्छा फेस पे आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करना, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमारी वर्किंग नंबर कौन सी होगी, 5, शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमारी वर्किंग नंबर 5 होगी। इसके बाद बच्चे 2 लाइन स्किप कर दिए और आपने लिखना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई, ये बच्चे हमारी वर्किंग नंबर कौन सी होगी, वर्किंग नंबर 3 होगी। इसके बाद बच्चे लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज या लायबिलिटीज, और सबसे लास्ट पे बच्चे टोटल आ जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे अब जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं 570,000, 240,000, 570,000 प्लस 240,000, ये मैंने डेटा लिख लिया। अच्छा इसी तरह से मैं करंट लायबिलिटीज में भी ये फिगर लिखने लगा हूं। करंट लायबिलिटीज की फिगर है 60,000 प्लस 45,000, ये आपके सामने भी है, ये है हमारे सामने इंफॉर्मेशन। अब मैं बच्चे 1 बाय 1 वर्किंग करूंगा, वर्किंग मुकम्मल करने के बाद जो फिगर्स आएंगी वो लिखूंगा और सबका बाकी टोटल कर दूंगा। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करूं। वर्किंग नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर, बच्चे ग्रुप स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्सिडरी एसएल। पीएल ने एसएल को कितने परसेंट एक्वायर किया, अच्छा आप मुझे बता दीजिएगा बाकी पोर्शन किसका बच गया, कितने परसेंट है। बात मुकम्मल हो गई। अब मुझे बता सकते हैं एक्विजिशन डेट कौन सी है, 1 जनवरी X1, ऐसा ही है ना, X1 ही है ना, ये हो गई। अच्छा बच्चे अब इसके बाद हमें यहाँ पे ना पीरियड भी मेंशन करना होता है कि रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक कितनी मुद्दत बन रही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी बन रहे। तो ये 1 साल बन रहा है, मैंने ये 1 साल लिख दिया। अब मेरी इसके बाद वर्किंग नंबर 2 होगी। वर्किंग नंबर 2 में मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बिल्कुल उसके साथ एनसीआई का अकाउंट भी बना दूं, बिल्कुल ठीक हो गया। एनसीआई का अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट। अब मुझे बताना है आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितनी फिगर्स बन रही हैं बच्चे, ये आपके सामने मौजूद है। कॉस्ट उसने बताया हुआ है 2,30,000, ये देखें ये लिखी हुई है। कॉस्ट की फिगर हो गई 2,30,000। बच्चे स्टेप बाय स्टेप एक एक इंफॉर्मेशन पिक कर रहा हूं, लिखूंगा ताकि समझा सकूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, मैंने शेयर कैपिटल की फिगर लिखनी है, तो मुझे बताएं सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की फिगर कितनी है,
कितनी फिगर है? 50, कितनी है फिगर? 50, अच्छा, अब मुझे बताए पेरेंट कितना कंट्रोल कर रहा है? 80%, तो मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं, एक पीएल में चला जाएगा और एक एनसीआई में पोर्शन चला जाएगा। एनसीआई में 20%, पीएल में 80%। तो 50,000 का 80%, तो शेयर कैपिटल बच्चे कितना हुआ? 40,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने कहा था इसको पैरेलल कंप्लीट कीजिएगा और यहां पे भी लिखे शेयर कैपिटल 50,000 का 20%, कितनी फिगर बन गई बच्चे? 10,000। कोई दिक्कत यहां तक? समझा पाया हूं ये बात? अच्छा बच्चे, इसी तरह से शेयर प्रीमियम, यहां पे भी शेयर प्रीमियम हमें लिखना है। शेयर प्रीमियम की टोटल फिगर कितनी बच्चे मौजूद है? 20,000। 20,000 का 80%, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, 16,000। शेयर प्रीमियम 20,000, इसका 20%, कितनी फिगर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइएगा, कोई दिक्कत? अब मैं इससे आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं किसकी वर्किंग ना कर लूं? रिजर्व्स की। रिजर्व्स की वर्किंग बहुत सिंपल है, देखिएगा। रिजर्व्स की वर्किंग करने लगा हूं, फोर्थ वन, रिजर्व्स। स्टेप देखिएगा यहाँ पे, अच्छे से समझिएगा। रिजर्व्स में बच्चे मुझे बताना है, आपने टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखना है सब्सिडरी का। कितना बैलेंस है टोटल रिटेन अर्निंग का? 100 एंड, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, 125,000। कितनी फिगर है? 125,000। इसके बच्चे हमें कितने टुकड़े करने हैं? शाबाश, एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? प्री कहलाएगा और दूसरा टुकड़ा पोस्ट। एक टुकड़ा प्री कहलाएगा और सेकंड वन पोस्ट। अच्छा बच्चे, प्री की इंफॉर्मेशन उसने बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर, बताई हुई है ना एग्जामिनर ने। देखिए, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना मौजूद है बच्चे? 100,000, यही है ना? तो बच्चे ये आपके सामने मौजूद है इंफॉर्मेशन, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 100,000। कितना बैलेंस है? 100। अब आप मुझे बताएं पोस्ट का कितना बैलेंस होगा? 1,25,000, इसमें से माइनस कर दें 1 लाख रुपया। 1,25,000 में से 1 लाख रुपया माइनस किया, पोस्ट का बैलेंस है 25,000। कोई कंफ्यूजन? अब पोस्ट के भी बच्चे दो टुकड़े करने हैं, प्री के भी दो टुकड़े करने हैं आपने, ऐसा ही है ना बच्चे? अच्छा बच्चे, प्री सीओसी में 80%, एनसीआई में 20%। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है परसेंटेज, ये सिर्फ मैं पहली दफा समझाने के लिए लिख रहा हूं। सीआरई में 80% और एनसीआई में बच्चे 20%। गॉट इट? अच्छा बच्चे, मुझे बताइएगा 1 लाख का 80% कितनी अमाउंट बनेगी? 80,000। शाबाश। 1 लाख का 20%, 20,000। शाबाश। 25,000 का 80%, 20,000 और 25,000 का 20%, 5,000। बच्चे ये फिगर कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रही? अब फिल करते हैं इंफॉर्मेशन। यहां पे बच्चे हमें लिखना है प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस। कितनी फिगर है बच्चे? 80,000। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। और यहां पे हमें बैलेंस लिखना है प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस, वो होगा 20,000। हमने सारी इंफॉर्मेशन पूरी कर ली। अब यहां पे इसको क्लोज कीजिएगा, इसका भी टोटल कीजिएगा। 2,30,000 में से जो बाकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो होगी गुडविल की फिगर, और ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। बता सकते हैं बच्चे? 94,000 बच्चे हमारी गुडविल की फिगर। अब हमारी आखिरी वर्किंग एक रह गई है, वो है हमारी वर्किंग नंबर 5। और वर्किंग नंबर 5 किसकी वर्किंग है बच्चे? सीआरई की। बिल्कुल ठीक हुआ, सीआरई की। मुझे बता सकते हैं पेरेंट की या पीएल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना मौजूद है? हम देख लेते हैं पेरेंट की रिटेन अर्निंग का टोटल बैलेंस कितना मौजूद है। कितना है बच्चे? 440,000। एक्सीलेंट, 440,000। सीआरई में क्या करते हैं बच्चे? 440,000। सीआरई में क्या करना है? 440,000। अब बच्चे आपने इसमें ऐड कर देना है पोस्ट। क्या ऐड करना है? पोस्ट। पोस्ट का बैलेंस कितना मौजूद है? 20,000। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। और पोस्ट का जो बाकी बैलेंस है वो कहां पे रिकॉर्ड करना है?
NCI के अंदर। अब हमारी कोई और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होने वाली नहीं रह गई, हमने सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है। इसका टोटल कर लीजिएगा, ये भी टोटल इस साइड पे बनना चाहिए और ये बैलेंसिंग फिगर हमारी कैरिड डाउन फिगर होगी और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। बता दीजिएगा बच्चे 21,000 ज्यादा नहीं बन रहा, दोबारा कीजिएगा। 30,000 तो स्टेट 39,000 जी 39,000 हो गया 39,000 और बच्चे इसका भी टोटल कर लीजिएगा, ये 460,000 460। ये कैरी डाउन बैलेंस कितना हो गया 460,000। अब बच्चे हम सब इंफॉर्मेशन मुकम्मल कर चुके हुए, अब हम ये फिल करते हैं बच्चे। ये हमारे सामने मौजूद है। गुडविल की फिगर हमने कितनी कैलकुलेट की है 94। बच्चे इधर तवज्जो कीजिएगा 94,000। बच्चे इसका टोटल कीजिएगा 810,000। यही फिगर है 904,000। अच्छा, शेयर कैपिटल पेरेंट का 200,000 और शेयर प्रीमियम 100,000 200,000 और बचे 100,000 और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस 460,000। अच्छा बच्चे, आपने इसका टोटल करना है। इसका टोटल कितना बन जाएगा बच्चे, इसका 0, 6, 5 और 7 जी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना बैलेंस 39,000, यही किया था ना कैलकुलेट 39,000। और इसका टोटल कीजिएगा एंड पे ठीक हो गया। अब सबसे एंड पे टोटल कर लीजिएगा 904,000। कोई कंफ्यूजन, बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? ये एक दफा नोट कर लें बच्चे, नोट कर चुके हैं? करें कोई मसला नहीं है। स्टार्ट से बच्चे मैंने ओपन कर दी है, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करता चला जाऊंगा बच्चे। बुक्स है ना सब लोगों के पास मौजूद, ठीक है, ना भी हो सॉफ्ट में सबके पास मौजूद, ठीक है। मैं आज आपको जैसे एज पर माय कमिटमेंट 4 क्वेश्चंस होमवर्क में असाइन करके जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक हो क्या? ये नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। सीआरई के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सीआरई इज इक्वल टू पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग प्लस
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स प्लस या माइनस एडजस्टमेंट्स होंगे। इस क्वेश्चन में हमने एनसीआई के नॉमिनल गुडविल काउंट किया, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक लाइन पढ़ के बताया था। इसमें उसने कहा है कि आपने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर करना है। इसमें एनसीआई को फेयर वैल्यू पे नहीं कहा उसने। अगर वो फेयर वैल्यू पे कहता तो फिर एनसीआई की भी गुडविल कहती है, फेयर वैल्यू फाइंड करनी या फाइंड करनी पड़ती या गिवन होती। जी बच्चे नोट कर चुके हो मैं क्वेश्चन? अच्छा बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है गुडविल की कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये मैं मेरा ख्याल है करवा चुका हूँ आप लोगों को। क्लास वर्क एंड होमवर्क एक दफा देख भी लीजिएगा इसको, ठीक हो गया? सिंपल सा। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हो चुका और ये थ्योरी का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड कहलाता है फेयर वैल्यू मेथड और दूसरा क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनेट मेथड। बात क्लियर हो गई? और अगर फेयर वैल्यू मेथड होगा तो फिर उसमें हमें फेयर वैल्यू एनसीआई की मेजर करनी होगी, सब्सिडरी का शेयर, एनसीआई की परसेंटेज और मार्केट वैल्यू पर शेयर, और किस डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। ये बात आपको मैंने लिखवा भी दी हुई है। क्लियर है ये चीज? तो ये बातें ये एग्जाम्पल 9 भी हो चुकी। तो बच्चे यहां तक तो हमारी बातें मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ आपको असाइन करने लगा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 अभी आप लोगों ने सॉल्व करना। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बच्चे अब काफी है, अब पता चल जाएगा।
जी बस बच्चे बातें ना करें, काइंडली कोशिश करें इस क्वेश्चन को फुल अटेम्प्ट करने की। दस से 15 मिनट है, मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूं, आप करें इसको सॉल्व। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।